नमस्कार साथियों। बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कार्नो इंजन, रेफ्रिजरेटर और कार्नो थ्योरम के बारे में। आज के वीडियो में हम इस यूनिट में बात करेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम पहले पढ़ चुके हैं और ये ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, जो कार्य और ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। किस प्रकार से व्यक्त करता है कि अगर हम किसी निकाय को डेल्टा क्यू मात्रा की ऊर्जा प्रदान करें तो वो ऊर्जा डेल्टा यू करके उसकी आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देगी, प्लस डेल्टा डब्ल्यू करके हमें कुछ कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो बराबर के इस तरफ वाली पूरी टर्म्स और बराबर के इस तरफ वाली पूरी टर्म्स एग्जैक्टली इक्वल है, बराबर है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। जितनी ऊर्जा दी गई है उतनी हमें प्राप्त हो रही है। थोड़ी सी ऊर्जा तो काम आई, थोड़ी सी ऊष्मा हम कहें तो ऊष्मा तो काम आई थोड़ी सी उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करने में, तथा शेष बची हुई ऊष्मा कार्य के रूप में हमें, बाह्य कार्य के रूप में हमें प्राप्त हो गई। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। परंतु इस नियम में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि इससे हम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का पता नहीं लगा सकते और न ही इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ऊष्मा को सदैव गुणवत्ता कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। अब देखिए, यहाँ अगर हम डेल्टा यू को 0 कर दें, जो कि किया जा सकता है, मान लीजिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ ही ना हो, तो इसका अर्थ तो ये है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। दी गई ऊष्मा को संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। थ्योरेटिकली तो सैद्धांतिक रूप से दी गई ऊष्मा समस्त जो ऊष्मा है वो कार्य में परिवर्तित की जा सकती है, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो थोड़ा सा इस बात की कमी को दर्शाता है। ये थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन व्यवहारिक में इसका उपयोग इतना नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि हमने डेल्टा क्यू ऊष्मा दी है, उससे आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन हुआ है तथा बाह्य कार्य प्राप्त हुआ है, ये इस दिशा में चलने वाली प्रोसेस है। मतलब डेल्टा क्यू हमने दी, उसके बाद डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हुआ है, मतलब ये दाईं तरफ चल रही है ये प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए तो जितना कार्य था वो कार्य हम वापस दें निकाय को और उसकी आंतरिक ऊर्जा में फिर से कम कर दें, तो क्या हम वापस से डेल्टा क्यू ऊष्मा जो दी गई थी उसे वापस निकाल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? उदाहरण के तौर पर हम देखें कि हम किसी कागज़ को जलाएं तो हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऊष्मा देने पर वहाँ पर कुछ प्रोसेस होगी और ऊष्मा जो है वो मतलब कार्य के रूप में हमें या ऊष्मा के रूप में हमें बाहर मिल जाएगी। ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यहाँ पे लगा है, अर्थात प्रथम नियम को हम लागू तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका रिवर्स संभव है कि कागज़ जलने के बाद जो ऊष्मा वातावरण में गई, वायुमंडल में गई, उसको वापस वो ऊष्मा वापस से कागज़ में आ जाए, सिमट जाए और दी गई ऊष्मा वापस से प्राप्त हो जाए? क्या ऐसा संभव है? ऐसा सदैव संभव नहीं होता, प्रत्येक प्रोसेस के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो लॉ है, इसकी दिशा कौन सी है? ये दाईं तरफ चलेगा या बाईं तरफ भी चलेगा या दोनों तरफ हमेशा ही चलेगा या कभी कभी नहीं चलेगा? ऐसा कोई नोट इसके साथ दिया हुआ नहीं होता। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक सार्वत्रिक नियम तो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो है, लेकिन इसमें प्रवाह की दिशा का पता नहीं है कि हम डेल्टा क्यू देंगे तब जाके हमें प्राप्त होगा, या हमें जो प्राप्त हुआ उन्हें वापस से रिवर्स देने में हमें डेल्टा क्यू वापस प्राप्त हो सकता है। क्या ऐसा भी संभव है? तो इस बात की पुष्टि नहीं हुई। तो इन चीज़ों का या इन कमियों का निराकरण करने के लिए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को यहाँ पर बनाया गया, कथन दिया गया। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के हम 2 कथन पढ़ते हैं, जिनमें से पहला कथन है केल्विन और प्लैंक का
जो ऊष्मा इंजन से संबंधित है। दूसरा नियम है क्लॉसियस का, दूसरा कथन क्लॉसियस का है जो रेफ्रिजरेटर पर आधारित है। और हम बाद में देखेंगे कि दोनों कथन वास्तव में समतुल्य है, एक दूसरे के बराबर है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में अंतर है, बाकी दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं। पहला जो कथन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का पहला कथन केल्विन और ब्राउन का, वो ये कहता है कि ऐसे किसी भी ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। अर्थात कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना आवश्यक है ताकि ऊष्मा की उसमें कुछ मात्रा जो है स्थानांतरित की जा सके। यहाँ पर किसी भी ऊष्मा इंजन में सदैव दो ऊष्मा भंडार होना अत्यावश्यक है। एक तो उच्च ताप का स्रोत होता है और दूसरा निम्न ताप का ऊष्मा सिंक होता है। यह हमने हीट इंजन में और कार्नो इंजन में पढ़ा है। दोनों के दोनों ही ऊष्मा भंडारों का होना आवश्यक है, अदरवाइज वो इंजन काम नहीं करेगा। तो ऐसे किसी भी ऊष्मा इंजन का निर्माण संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करे और स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। अर्थात ऊपर के नियम में अगर हम डेल्टा यू को 0 कर दें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्रथम नियम के हिसाब से तो सही है, थियोरेटिकली सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो सही नहीं है। हम ऊष्मा दें और वो पूर्णतः कार्य में बदल दे, ऐसा संभव नहीं है। ऊष्मा की कुछ मात्रा सिंक को स्थानांतरित करनी ही पड़ेगी, अन्यथा इंजन जो है वो इंजन है ही नहीं, वो इंजन बनाया ही नहीं जा सकता। ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण संभव ही नहीं है, वो कार्य ही नहीं करेगा। तो किसी भी इंजन में दो ऊष्मा भंडार तो अवश्य होंगे ही होंगे। एक तो उच्च ताप का स्रोत होगा और एक निम्न ताप का सिंक होगा। दूसरा कथन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्लॉसियस ने दिया और ये कथन इस प्रकार है कि किसी भी स्वचालित मशीन के लिए बिना बाह्य कार्य के ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप पर संभव नहीं है। सामान्यतया हम ये देखते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर साम्यावस्था को अचीव करना, साम्यावस्था को प्राप्त करना होता है। गर्म चाय का जो कप है वो धीरे धीरे वातावरण के ताप पर पहुँच जाता है, ठंडा हो जाता है, सामान्य प्रोसेस है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप पर ही होता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप पर भी हो तो ये बिना बाह्य कार्य के संभव नहीं है। कोई भी ऐसी स्वचालित मशीन नहीं है जो ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप पर कर दे बिना किसी बाह्य कार्य या बिना किसी एजेंसी के ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि हमने रेफ्रिजरेटर के जो टॉपिक था, रेफ्रिजरेटर का जो वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि सिंक से कुछ मात्रा ऊष्मा की ली जाती है और जो कार्यकारी पदार्थ है वो ऊष्मा को लेकर उच्च ताप वाले स्रोत को स्थानांतरित कर देता है। परंतु उसके लिए कार्यकारी पदार्थ पर, इंजन पर किसी बाह्य एजेंसी से W कार्य तो करना ही पड़ता है। तब जाके सिंक से ली गई Q2 ऊष्मा को W कार्य के साथ जोड़कर हम Q1 बनाकर स्रोत को स्थानांतरित कर पाए। सीधे Q2 ऊष्मा लेकर और सीधे ही उच्च ताप वाले ऊष्मा भंडार को स्थानांतरित किया जाना असंभव है। तो द्वितीय नियम जो क्लॉसियस का कथन है, द्वितीय कथन, वो रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है और ये यही कहता है कि हम ऐसी किसी भी मशीन को नहीं बना सकते जो बिना किसी बाह्य एजेंसी के, बिना किसी बाह्य कार्य के ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप पर कर दें। ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना सकते। तो प्रथम नियम की ये कमियां जो थी वो इस प्रकार से पूरी हुई कि एक तो हमने निम्न ताप से उच्च ताप पर
ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते बिना बाह्य कार्य के। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो फिक्स कर ली कि ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप पर तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप पर बिना बाह्य कार्य के नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, जो कमी थी प्रथम नियम में, डायरेक्शन की जो कमी थी उसको इस द्वितीय कथन ने जो है वो समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस प्रकार केल्विन, प्लैंक और क्लॉसियस ने अपने अपने कथन देकर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियों को दूर किया, द्वितीय नियम का संपादन किया। वास्तव में द्वितीय नियम के और भी कथन हैं और ये सभी कथन एक सिमिलरिटी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो केल्विन, प्लैंक का और क्लॉसियस का कथन है, जो दो कथन है, वास्तव में वो दोनों होकर एक ही कथन है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये दोनों कथन जो है वो समतुल्य हैं और क्यों हैं।